नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 गोरेगांव मुंबई, उसका उद्घाटन हो गया। उद्घाटन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाग लिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भाग लिया। 10 लाख करोड़ का टारगेट था इन्वेस्टमेंट का, 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यह बताता है भारत की समुद्री ताकत क्या है और क्या होने जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लगातार इस पूरा जो इवेंट है और पूरा जो कार्यक्रम है उसको लेकर के अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। भारत को अगर विकसित देश 2047 में बनना है तो भारत को अपने समुद्री ताकत का दोहन करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि लोगों का भरोसा रहे, इन्वेस्टर्स का भरोसा रहे कि भारत इस चीज को कर सकता है। इसीलिए ये इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया गया। हालांकि हर साल होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता, पहली बार बड़े पैमाने पे। तो इसमें क्या क्या हुआ, इन सब सारी चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा। इंडिया मैरीटाइम वीक में 12 लाख करोड़ से अधिक का समझौता, सर्बानंद सोनोवाल ने इस बात को बताया। 600 ज्ञापन समझौता हुआ है इसमें। दुनिया भर के 85 से अधिक देश के शिप बिल्डिंग करने वाले, उसका मैनेजमेंट करने वाले, उसको बनाने वाले इंजीनियर, इन्वेस्टर, सारे लोगों ने भाग लिया। अच्छा, ये भी देख लीजिए, उद्घाटन सत्र में सारे लोग हैं। बीच में आप देख रहे होंगे, इस फोटो में जो दिखाई दे रहे होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। सबसे बेस्ट स्टॉल लगाने का अवार्ड जो है वो उड़ीसा को मिला है। इस पूरे मैरीटाइम वीक 2025 गोरेगांव मुंबई में जो सबसे बेस्ट स्टॉल लगाया था वो उड़ीसा की तरफ से लगाया गया था। उसके लिए उन्हें सबसे बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी मिला है। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का दूसरा दिन मुंबई के नेस्को में अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ शुरू हुआ, जहां 85 से अधिक देशों के हजारों प्रतिनिधि एक और दूसरे दिन सत्र, समझौता ज्ञापन, हस्ताक्षर और साझेदारी के लिए एकत्र हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे दिन पहुंचने वाले हैं, पहुंचे भी वो, उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। भारत एक समुद्री महाशक्ति के रूप में किस तरीके से उभर रहा है, ये इसका परिचय है। देखिए, भारत में तमाम बातें होती हैं कि जॉब कैसे आएगी, नौकरी कैसे आएगी, लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड बातें हैं, लेकिन हमने बहुत सारी फील्ड ऐसी थी भारत में जिसको एक्सप्लोर नहीं किया। और इतना विशाल समुद्र है हमारे पास, इतनी विशाल तटरेखा है हमारे पास। अगर हम इसका सही से उपयोग करें, इतनी विशाल नदियां हैं हमारे पास, अगर हम इसका सही से उपयोग करें तो करोड़ों जॉब यहां पे क्रिएट हो सकती है, लाखों नहीं, करोड़ों जॉब। और उसके दिशा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सर्बानंद सोनोवाल जी काम कर रहे हैं राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, वो काबिले तारीफ है। दिन का मुख्य आकर्षण भारत स्वीडन देश का सत्र था, जहां बैटरी चलित जहाजों, शून्य उत्सर्जन जहाजों, शिपयार्ड मॉडल पे चर्चा हुई। यह दर्शाया गया कि कैसे दोनों देश वैश्विक नौवहन के हरित भविष्य को आकार दे सकते हैं। मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात हुई, बैटरी से चलने वाले जहाजों की बात हुई, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात हुई, क्योंकि चीजें बढ़ेंगी तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। कार्बन फुटप्रिंट अगर बढ़ेगा, अगर उसको कम नहीं किया जाएगा तो इन्वायरमेंट का नुकसान होगा। तो इन सब चीजों का भी ध्यान दिया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं दिया जाता था।
और वैश्विक स्तर पे नहीं दिया जाता था। सिर्फ भारत की बात नहीं है। और क्या क्या हुआ? भारत नॉर्वे का सत्र था जिसमें हाइड्रोजन संचालित जहाज, अब हाइड्रोजन की भी बात यहां हो रही है, मतलब ग्रीन एनर्जी, पूरा फोकस उस पे, और स्वच्छ और स्मार्ट तरीके से समुद्री मार्ग को तैयार कैसे किया जाए, समुद्र को भी स्वच्छ कैसे रखा जाए, पर्यावरण को भी स्वच्छ कैसे रखा जाए, इसके तमाम मॉडल पेश हुए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत डीजल लगता है समुद्री जहाजों को चलाने के लिए, खासकर मालवाहक जहाजों को चलाने के लिए, वो एक पोल्यूशन पैदा करता है। तो उसके लिए भी तो कुछ सोच होनी चाहिए ना, इसको कैसे कम किया जाएगा, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में बनेगा भी, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। बाकी और बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को टिकाऊ कैसे बनाया जाए, और सब लोगों का यह मत था कि भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 11,000 किलोमीटर का जो समुद्री तट है हमारे पास, उसको सुरक्षित कैसे बनाया जाए, रडार को सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, तटरक्षक, नौसैनिक, इनका समन्वय कितना उपयोगी हो, इन सब सारी चीजों पे बात हुई। क्योंकि सिर्फ एक चीज नहीं है कि आपने पोर्ट बना दिया और वहां पे माल आ रहा है, माल जा रहा है, नहीं, सारे चीजों पे, सारे विषयों पे चर्चा हुई। और आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि 10 लाख करोड़ के टारगेट को 12 लाख करोड़ तक लेकर के गए हैं, बड़ा अमाउंट है। अच्छा, इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों के सत्र हुए, किस तरीके से नौका परिवहन कर सकते हैं, हरित नौका परिवहन कर सकते हैं, नदियों में छोटे छोटे जहाज चलाने हैं, इसके थ्रू मालवाहक जहाज चलाने हैं। तो वहां पे ये ग्रीन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन एनर्जी से चलने वाला, वो बड़ा प्रभावशाली हो सकता है। जिस तरीके से 2-3 देशों ने इधर इंटरेस्ट दिखाया और उन लोगों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए और संचालन भी कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से सारे राज्य क्या क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, उन सब सारे विषयों पे अपनी बात को रखा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, लैंड के पर्पज से सारे डिस्कशंस हुए। क्योंकि जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें देख रहा है कि वह किस राज्य में कर रहे हैं, क्या चीजें हैं वहां पे, क्या फैसिलिटी राज्य सरकारें प्रोवाइड कराएंगी। चलिए, केंद्र तो प्रोवाइड कराएगा, राज्य क्या प्रोवाइड कराएगा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राज्य भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी चीज है। और जो राज्य जितना बढ़िया फैसिलिटेट कर पाएगा अपने इन्वेस्टर्स को, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उस राज्य को उतना अधिक राजस्व मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। क्रूज यात्री अर्थव्यवस्था सत्र में मुंबई से कोचीन, पोर्ट ब्लेयर तक, भारत के तटीय शहर, वैश्विक क्रूज गंतव्य तक, इसको कैसे तब्दील किया जाए, आजीविका के लिए इसको कैसे परिवर्तित किया जाए आजीविका में, इन सब सारी चीजों पे भी चर्चा हुई। दूसरे दिन द्विपक्षीय संबंधों की बैठकों की झड़ी लगी रही। समुद्र नीति पर भारत नॉर्वे वार्ता से लेकर के म्यांमार और वैश्विक बंदरगाहों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ चर्चा तक, इन सभी ने एक विश्वसनीय समुद्री साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। मुंबई में शुरुआत के समय IMBM 2020 के ऊर्जा संचार जारी रहा। 85 से अधिक देशों के हजारों प्रतिनिधि एक स्पष्ट संदेश के साथ विदा हुए। भारत का समुद्री भविष्य यहां सिर्फ योजनाबद्ध ही नहीं हो रहा है, बल्कि यहां निर्मित भी हो रहा है। ये सब सारी चीजें थी। 14-15 पॉइंट के जरिए मैंने इसको बताने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, बहुत अच्छी स्पीच दिया देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज हैं, और क्या फैसिलिटीज चाहिए उसके बारे में उन्होंने पूरा ओपिनियन लिया, चीजें लिया। क्या कर रही है राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में, उसके बारे में भी बताया। गुजरात में क्या क्या हो रहा है उसको भी लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, सारे राज्यों ने, बंगाल हो, सारे राज्यों से आए हुए थे प्रतिनिधि, और सबने इस बात को माना
कि हमको जितनी तैयारी पहले करनी चाहिए थी उतनी तैयारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब जब इसकी ताकत की पहचान हो रही है तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के उसमें, इसके अलावा सिक्योरिटीज को लेकर के, रोड को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के मजबूती के साथ काम करेंगे और जो भी इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक चीज आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि भाई जिन राज्यों के पास समुद्र है उनके पास अपार संभावनाएं हैं। तो अपार संभावनाएं कैसे होंगी? जब पैसा होगा, जब ब्लूप्रिंट होगा, जब विजन होगा, जब करने की ललक होगी, जब करने की ताकत होगी। एक बड़ी खबर है, 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ समझौता ही नहीं है, ये होने वाले हैं, मैक्सिमम इसमें से एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो ये था दूसरे दिन के सत्र और उससे संबंधित जानकारी। आगे की और जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो संबोधन किया, अब आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। उस पे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या वहां बातें हुई, प्रधानमंत्री ने क्या कहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी हो इसके बारे में कि भैया यहाँ पर भी चीजें हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि स्किल डेवलप करिए, बड़े पैमाने पे यहां नौकरियां निकलने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत।